कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे लेक्चर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स का था। तो इस टॉपिक पर हमने पूरी वीडियो एक बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके उस लेक्चर को वहां से देख सकते हैं। तो आज हम उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करते हैं, और ऐसे एमसीक्यूज मैंने चूज किए हैं जिससे आपका जो ये टॉपिक है वो कवर हो जाए। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने पहले एमसीक्यूज की तरफ। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आता है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्रेशर। जी, प्रेशर को मेजर कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो अबाउट द व्हाट इज एयर प्रेशर। प्रेशर या एयर प्रेशर होता क्या है। बेसिकली हमारे जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर सराउंडेड किया डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स ने, वो डस्ट पार्टिकल्स एरोसोल्स मिलकर जो फोर्स लगाते हैं यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर या अर्थ सरफेस के ऊपर, उसको हम एयर प्रेशर कहते हैं, यानी हवा का दबाव कहते हैं। तो मैथमेटिकली हम इसको फोर्स पर यूनिट एरिया भी कहते हैं। तो इट मीन्स कि ये एक किस्म की फोर्स होती है जो कि जिस भी बॉडी को टच कर रही होती है उस पर एक दबाव डाल रही होती है। तो स्टूडेंट यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है बेसिकली वो ये पूछना चाहता है कि इसको मेजर कैसे किया जाए। स्टूडेंट्स को मेजर करने के डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। यूजली जो हम एटमॉस्फेयर प्रेशर मेजर करते हैं वो सी लेवल पे करते हैं, यानी हमारा स्टैंडर्ड जो है सी लेवल पे है। तो सी लेवल पे हमने अपना जो एटमॉस्फेयर प्रेशर उसको 1 एटीएम डिक्लेयर किया हुआ है। तो 1 एटीएम जो कि इज इक्वल टू है 760 जो हमारे पास मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। तो बेसिकली हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से हम मेजर करते हैं किसी भी सरफेस पर जो एयर प्रेशर की क्या रेंज आ रही है। तो बेसिकली मर्की बैरोमीटर भी यूज किया जाता है, डिजिटल एंड्रॉइड बैरोमीटर भी यूज किया जाता है। तो मर्की बैरोमीटर में हम बेसिकली एक मर्करी से फिल्ड एक कंटेनर होता है जिसमें ग्लास ट्यूब होती है। तो जैसे ही मर्करी के कंटेनर पे एयर मालिक्यूल्स दबाव डालते हैं तो मर्करी कॉलम में जो मर्करी है वो राइज हो जाती है। तो इस तरह से हम उसको मेजर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही हैं, तो स्टैंडर्ड यूनिट की बात कीजिए, हमारा जो क्वेश्चन थे डायरेक्ट क्वेश्चन तरफ चले जाते हैं। दैट इज मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया, सॉरी यूनिट यूज किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड मिली बार। तो मिली बार बैरोमीटर से आप अंदाजा लगा सकते हैं, बार से बैरोमीटर, बार से मिली बार। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट मेजर किया जाता है मिली बार। ठीक हो गया स्टूडेंट, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हाउ मेनी प्रेशर बेड्स आर देयर ओवर द अर्थ। स्टूडेंट्स, एयर प्रेशर के टॉपिक जो आपने मेरे उस लास्ट लेक्चर में लिया होगा जो हमारी प्लेलिस्ट में भी मौजूद है कि एयर प्रेशर बेड्स क्या होती हैं। तो वेरी सिंपली मैं अगर बताना चाहूँ तो हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर जो प्रेशर की डिफाइन हमने किया है वो थ्रू आउट इक्वल अमाउंट में एयर मालिक्यूल्स स्प्रेड नहीं है, और ना ही पूरी सरफेस के ऊपर जो है प्रेशर की जो आप कह रहे डिवीजन है ये तकसीम एक जैसी है। मीन्स के कहीं पर प्रेशर ज्यादा है और कहीं पर एयर प्रेशर कम है। तो ये जो लेयर्स बना दी हैं इनको बेड्स कहते हैं। तो ये कितनी बेड्स हैं इसके लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। तो इस डायग्राम में आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल 7 एयर प्रेशर बेड्स आपको नजर आ रही है। अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट हमारे पास एयर ब्रश आती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट आ जाती है जो टोटल स्पीकर आती है, नया क्वेश्चन इसका भी आ सकता है आपको। तो सेकंड हमारे पास आती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट आ जाती है। थर्ड हमारे पास टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट आ जाती है, एंड द फोर्थ वन पोलर। स्टूडेंट ये हमारे पास नदर हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ। तो जो कि आप जानते हैं कि हमारी अर्थ सर्फेस को हमने नर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में डिवाइड किया हुआ है। तो इस मीन्स की अगर काउंट करें तो हमारे पास 1 2 3 इक्वेटोरियल 4, देन सब ट्रॉपिकल साउथ की तरफ चले जाए 5 6 और 7। तो टोटल हमारे पास स्टूडेंट 7 आती है हमारे पास एयर प्रेशर बेल्ट। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास आप आंसर पता चल गया होगा दैट इज द 7 हमारे पास टोटल एयर प्रेशर बेल्ट आती हैं। जो लो प्रेशर बेल्ट है चूंकि वो साइड बाय साइड है तो उसको हमने एक प्रेशर बेल्ट ही काउंट किया हुआ है। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द नॉर्थ आर्कटिक सर्कल इज कॉल्ड। आपने बताना स्टूडेंट ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के दरमियान हुआ जो एरिया है उसे हम क्या कहते हैं। तो अगर हम इमेज की तरफ जाते हैं तो स्टूडेंट ये देखिए, हमने ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर इस डिवीजन को बनाया हुआ है। ये आप जानते हैं स्टूडेंट्स के थ्रू आउट द ईयर जो हमारे पास मैक्सिमम इंसुलेशन आती है, सन रेज जो मैक्सिमम फॉल करती है, डायरेक्ट सन रेज की बात की जाए अगर, तो वो हमारे पास इस रीजन में फॉल करी जिसका टोरड जोन। टोरड जोन जो लाई करता है दोनों ट्रॉपिक्स के दरमियान लाई करता है, मीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के दरमियान जो रीजन लाई करता है ये वर्ल्ड का या दुनिया का गर्म तीन खिता शुमार किया जाता है। तो इसके बाद जो रीजन स्टार्ट हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से स्टार्ट होकर दैट इज द आर्कटिक सर्कल। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 6.5 डिग्री पर आर्कटिक सर्कल मौजूद है। सिमिलरली अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल दरमियान एक रीजन मौजूद है दैट इज कॉल्ड टेम्परेट जोन। तो क्वेश्चन सॉरी थर्ड भी कंप्लीट कर लें तो लास्ट रीजन बचता है हमारे पास
ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर। स्टूडेंट याद रखिएगा, हमने जो डिवीजन ये की हुई है ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर की हुई है। तो फर्स्ट टॉलरेट जोन हो गया, बहुत ज्यादा गर्म एरिया होगा। टेम्परेट कंपैरेटिवली टॉलरेट जोन से ये कम गर्म होता है। एंड फ्रिजर जोन काफी ठंडा एरिया काउंट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सन की लाइट है या रोशनी है वो काफी इंक्लाइन करके आ रही होती है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए यहाँ पर काफी ज्यादा सर्दी होती है। ये फ्रिजर जोन कहलाता है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। द एरिया बाउंडेड बाय टॉपिक ऑफ कैंसर एंड द नॉर्थ आर्कटिक सर्कल। तो स्टूडेंट ये हमारे पास टॉपिक ऑफ कैंसर आ गया, और ये हमारे पास जो है वो आ गया हमारे पास सी नॉर्थ आर्कटिक सर्कल। जैसे आर्कटिक सर्कल आ गया तो दरमियान वाला जो रीजन है विच इज कॉल्ड टेम्परेट जोन। तो चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो इसलिए हम इसके कहेंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन। तो ऑप्शन सी हमारे पास आंसर बनता है, नॉर्थ टेम्परेट जोन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। जी, द प्लैनेटरी विंड्स दैट फ्लो बिटवीन द सब ट्रॉपिकल हाई एंड इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेड्स की तरफ जो मूव करती हैं विंड, इस रीजन में जो मूव करती हैं उनको क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, ये विंड सिस्टम को मैंने अच्छी तरह इस लेक्चर को कंप्लीट किया हुआ है, आप मेरा इस प्लेलिस्ट में जाके इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसको कि पहले अगर हम देखते हैं इस मॉडल को, तो मॉडल में हमारे पास नजर आ रहा है कुछ सेंटर में विंड्स आ जाती हैं, जैसे कि ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स हैं। तो सुनिए, ये विंड्स परमानेंट विंड्स कहलाती हैं। ऐसी विंड्स जो थ्रू आउट द ईयर अपनी एक खास डायरेक्शन मूव करती रहती हैं अक्रॉस द ग्लोब, विच इज कॉल्ड द परमानेंट विंड्स आर प्लैनेटरी विंड्स। तो उस विंड्स को हम थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, द पोलर विंड, ट्रेड विंड्स एंड द वेस्टर्लीज। तो हाँ, इनको किन किन रीजन में डिवाइड करते हैं? तो सुनिए, इसको अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास फर्स्ट आता है रीजन विच इज कॉल्ड द रीजन ऑफ ट्रेड विंड्स, जो लाइक कर रहा है हमारे पास ऑन बोथ साइड ऑफ ट्रॉपिक्स, मींस यू कैन से 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ के दरमियान हमारा जो रीजन लाइक कर रहा है विच इज कॉल्ड ट्रेड विंड रीजन। ठीक हो गया। तो ये विंड यूजली ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, बट ड्यू टू कॉर्नलस फोर्स रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये इनकी जनरल डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट नहीं होती, बल्कि ये अगर नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट चली जाती है, और इसी तरह अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ये साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट चली जाती है। ठीक हो गया। आगे हम पढ़ेंगे कॉर्नलस इफेक्ट का भी एमसीक्यूज आएगा, देन मैं उसमें डिटेल बता दूंगा कि इफेक्ट क्या होता है इसका। बहरहाल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट जो हमारे पास बेल्ट आ रही है, दैट इज जो रीजन आ रहा है बेसिकली वो आ रहा है हमारे पास ट्रेड विंड्स का। देन 30 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री 60 डिग्री साउथ हमारे पास जो दूसरा रीजन आता है जिसका वेस्टर्लीज रीजन, मींस कि इस एरिया में वेस्टर्लीज विंड मूव करती हैं। और थर्ड रीजन हमारे पास जो कि आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल से पोल्स की तरफ है, विच इज द रीजन ऑफ पोलर वेस्टर्लीज। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन हमारे पास है the planetary winds that flow between the subtropical high and equally low is known है। तो सब ट्रॉपिकल हाई, अभी हम स्टूडेंट पीछे करके आए हुए हैं सब ट्रॉपिकल हाई को। तो सब ट्रॉपिकल हाई हमारे पास कौन सा रीजन आता था? अगर ये देखिए सब लोग, सब ट्रॉपिकल हाई हमारे पास आता है 35 डिग्री टू इक्वेटोरियल लो की तरफ आए 5 डिग्री, मतलब अगर हम देखें तो 35 टू 0 डिग्री दरमियान हमारे पास एक रीजन आ रहा है। तो इसमें आप देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास विंड आ रही है वो कौन सी विंड आ रही है, ये देखिए। तो स्टूडेंट ये हमारे 30 डिग्री टू 0 डिग्री दरमियान एक विंड आ रही है, ये ट्रेड विंड आ रही है। तो याद रखिएगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट जो विंड मूव करती है इस रीजन के अंदर वो ट्रेड विंड्स कहलाती हैं। इसी तरह क्वेश्चन आ जाता है सब ट्रॉपिकल हाई टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में जो विंड मूव करती है, मींस के सब ट्रॉपिकल हाई टू सब पोलर लो प्रेशर, मतलब ये रीजन की बात हो रही है, तो इसमें हमारे पास जो आएंगे आंसर वेस्टर्लीज आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन के स्टूडेंट को चेंज आ जाए, लाइक सब हमारे पास आ जाए पोलर हाई प्रेशर टू सब पोलर लो प्रेशर का जो विंड मूव करती है विच इज कॉल्ड पोलर विंड। तो स्टूडेंट इन तीनों विंड्स की डायरेक्शन का आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज होकर भी आ सकती है। दोबारा बता रहा हूँ आपको कि हमारे पास सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से दो तरफ विंड मूव करती हैं स्टूडेंट्स। एक तरफ मूव करती हैं टुवर्ड्स इक्वेटर विच इज कॉल्ड ट्रेड विंड, एंड दूसरी विंड हमारे पास मूव करती है टुवर्ड द सब पोलर विच इज कॉल्ड वेस्टर्लीज। क्लियर हो गया। और जो थर्ड विंड की बात करते हैं वो पोल्स की तरफ से आती है, पोल टू सब पोलर, पोल्स टू सब पोलर विच इज कॉल्ड पोलर विंड। सिमिलरली सिंपली आप इसको बाय नेम भी याद कर रख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यू जी, विच ऑफ द फॉलोइंग जोन एक्सपीरियंस वेरी काम कंडीशन एंड लैक ऑफ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा एरिया है जो हम बहुत कम हवा चलती है और बिल्कुल आप कह रहे हैं काम कंडीशन होती है, और जो एयर की मूवमेंट है हॉरिजॉन्टल जो मूव करती है एयर आपकी हालत में सिमत में वो ना होने के बराबर होती है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास रीजन आता है जी बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, between 50 to 60 degree in both hemisphere, between 65 to 70 degree in both hemisphere, and between 80 to 90 degree in both hemisphere। स्टूडेंट्स में देखिए यूजली अगर हम सेंटर से स्टार्ट करते हैं, इक्वेटर से स्टार्ट करते हैं, तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास इक्वेटर पर बोथ साइड पर विंड आ रही है। अगर हम बात करें टुवर्ड नॉर्थ तो ये देखिए नॉर्थ
टू इक्वेटर मूव कर रही है, इस तरह साउथ टू इक्वेटर मूव कर, सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, मीन हमारे पास जो बेल्ट आ रही है ये हमारे पास सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट से और लो की तरफ बेल्ट आ रही है स्टूडेंट। ये तो अच्छी तरह पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक मूव करती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट ये कन्वर्जेंस हो रही है यहाँ पर, मीन्स कि यहाँ पर दोनों तरफ से आने वाली जो विंड है आपस में आप कहने जुड़ रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो स्टूडेंट ये ऐसा रीजन बन जाता है जहां पर के एक डायरेक्शन नहीं मिलती है को मूव करने के लिए, दो साइड पे आ रही है विंड तो दोनों की डायरेक्शंस जो ऑपोजिट होने की वजह से जो एक्स्ट्रा डायरेक्शन विंड की इस एरिया में बनती है वो कहीं वो नहीं आती, वो किसी खास हिम्मत में नहीं आ पाती। तो इसलिए इस वाले रीजन को हम काम कंडीशन कहते हैं या काम रीजन कहते हैं। तो अगर हम इसकी डिग्री देखें तो ओबियसली 0 डिग्री के ऑनवर्ड ही मूवमेंट हो रही है, ये एरिया आ रहा है। तो अगर हम एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शन बच रहा है वो बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ, जो हमारी फर्स्ट ये ऑप्शन आ रही है कि 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में जो रीजन आता है दैट इज कॉल्ड काम जोन। इसको हम एक और नाम भी दिया जाता है दैट इज द रीजन ऑफ डोलड्रम्स। ठीक है, डोलड्रम्स यूजली काफी फेमस रीजन कंसिडर किया जाता है, खासकर जब एंशिएंट टाइम्स में शिप मूव करते थे विद द हेल्प ऑफ विंड। आज भी ऐसे ही होता है कि जो इवन के हमारे पास जो शिप हैं जो फ्यूल से चलते हैं वो भी चूज करते हैं इन एरियाज को जहां पर उनको कम से कम हवा की जो रेजिस्टेंस है मिले और उस डायरेक्शन में मिले कि उनको जो विंड है सपोर्ट करे उसकी मूवमेंट को। तो स्टूडेंट ये जो एरिया है काफी खतरनाक समझा जाता है ऐसे जहाजों के लिए, ऐसे बहरी जहाजों के लिए, क्योंकि विंड की तरफ से इनको कोई खास सपोर्ट हासिल नहीं होती है। तो यहाँ जो हमारा रीजन है दैट इज कॉल्ड डोलड्रम्स, जो काफी काम कंडीशन होती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ना होने के बराबर होती है। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। द कोरियोलिस इफेक्ट, जी स्टूडेंट बहुत क्वेश्चन आता है इसके बारे में, कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है, द कोरियोलिस इफेक्ट या कोरियोलिस फोर्स क्या होती है, इज द इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ, कोरियोलिस इफेक्ट क्या है पहले इस पे बात करते हैं स्टूडेंट्स। बेसिकली अगर हम अपनी अर्थ को गौर से देखें तो हम रोज देखते हैं कि जो सूरज है वो मशरिक से तुलू होता है, मगरिब में वो गरूब हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कुछ ना कुछ तो हो रहा है, मूवमेंट तो हो रही है जिसकी वजह से जो सन है वो ईस्ट से राइज होकर वेस्ट में वो सेट हो जाता है। तो इसकी जो मूवमेंट है वो उसका हम रोटेशन कहते हैं, मीन्स की अर्थ रोटेट कर रही है। तो इस रोटेशन का सिर्फ यही काम नहीं है कि सूरज को इसने मशरिक से तुलू करना और मगरिब में गरूब कर देना है, बल्कि हम ये देखते हैं कि हमारे जो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, मीन्स के जो अर्थ सरफेस के ऊपर या अर्थ सरफेस से ऑनवर्ड ऊपर हम मूव करते हैं हवा के अंदर, जो मूवमेंट हो रही है उस इस रोटेशन का उससे डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है। और कुछ इस तरह से बनता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो नदर हेमिस्फीयर में मूव कर रहा है और वो टुवर्ड्स इक्वेटर आ रहा है, ठीक है, जैसे कि ये आपको एरो से मैं शो करने की कोशिश करता हूँ, ये इसकी जो डेस्टिनेशन है टुवर्ड्स इक्वेटर है स्ट्रेट अवे, बट एक्चुअली ड्यू टू वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन ऑफ द अर्थ, वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन हो रही है, तो वेस्ट टू ईस्ट की वजह से ये अपने राइट को टर्न हो जाएगा, मीन्स इसकी अब डेस्टिनेशन यहाँ नहीं है बल्कि यहाँ पर लाइक करेगी। ओके, इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वेटर से अवे जा रहा है, टुवर्ड्स पोल जा रहा है, तो वो भी अपने क्या होगा राइट को टर्न ले लेगा। तो अब सीधा जाने की बजाय वो जब देखेगा मूव करने के बाद तो उसकी लोकेशन यहाँ पर होगी। ठीक हो गया। इसी तरह तो नदर हेमिस्फीयर में राइट टर्न होता है, बट सदर्न हेमिस्फीयर में इसके ऑपोजिट टर्न आता है। सदर्न हेमिस्फीयर में ये अगर हम मूव करते हैं टुवर्ड्स इक्वेटर तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट टर्न हो जाएंगे। इसी तरह सिमिलरली अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल मूव किया जाए तो वो भी अपने लेफ्ट को टर्न। तो ये जो इफेक्ट है कोरियोलिस इफेक्ट, जिसकी वजह से नदर हेमिस्फीयर में जो एयर है अपने राइट को टर्न ले लेती है एंड सदर हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट को टर्न ले लेती है। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं भी आपको बता रहा था कि ईस्टर्ली ईस्ट से वेस्ट नहीं चलती, बल्कि वो एंगल बना लेती हैं, वो तिरछी हो जाती हैं। तो हम हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये कहता है कि जो कोरियोलिस इफेक्ट है वो क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता चल गया होगा, बताने की जरूरत नहीं है कि ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या बचता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ। अगर रोटेशन ना होती, अर्थ स्टैटिक होती, तो बिल्कुल इनकी जनरल डायरेक्शन जो शो हो रही है थ्रू एरो ऐसे ही होता, बट ऐसा नहीं है। ना सिर्फ विंड के मूवमेंट करने के लिए के अलावा जो हमारे जो एरोप्लेन मूव करते हैं, जो इंटरकॉन्टिनेंटल फ्लाइट्स करते हैं, फ्लाइट मूव करते हैं, उनके लिए भी यही सूल लगता है कि वो भी अपने राइट लेफ्ट को टर्न होते हैं, उनको भी अपनी जो डेस्टिनेशन है अकॉर्डिंग टू कोरियोलिस इफेक्ट सेट करनी पड़ती है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट, अपना एमसीक्यूज है जी। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है एन इक्वेटोरियल बेल्ट ऑफ लो एटमॉस्फेयर वेयर द ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। आपने ये बताना है कि वो कौन सी बेल्ट है, लो प्रेशर बेल्ट तो है जहां पर जो ट्रेड विंड्स हैं, जो ईस्टर्ली विंड्स हैं, वो कन्वर्ज करती हैं, मिलती हैं आपस में आके। स्टूडेंट अभी हम एक एमसीक्यू डिस्कस करके आ रहे हैं, काम कंडीशन की बात हो रही थी, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की नहीं हो रही वहां विंड की, तो वो कौन सा एरिया था, वो लो प्रेशर एरिया था, इक्वेटर के पास था, और उसको हम क्या कहते थे,
जी जी, डोल ड्रम्स कहते थे। तो स्टूडेंट वो आगे हमारे पास डायग्राम भी आ गई है। ये देखिए, ये वो एरिया आता है हमारे पास ट्रेड विंड जहां पर कन्वर्ज हो रही हैं, जो नदर हेमिस्फीयर की तरफ भी और सदर हेमिस्फीयर में भी। ये सेंट्रल लाइन आ रही है हमारे पास, जो कि 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में दरमियान में है। तो दैट इज द एरिया ऑफ डोल ड्रम्स। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपने ये बताना है स्टूडेंट में से कौन सी ठीक है। द फर्स्ट हमारे पास है जी, ये बेसिकली क्वेश्चन है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का क्वेश्चन है, अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं, डोलड्रम्स का क्वेश्चन ही है ये। इट इज अ लो प्रेशर जोन लोकेटेड एट द इक्वेटर वेयर ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। मींस कि ये वो वाला हिस्सा है ग्लोब का जहां लो प्रेशर तो है लेकिन जहां पर ट्रेड विंड कन्वर्ज होती है। जी बिल्कुल ठीक, सही बात की जा रही है, ऐसे ही है। सेकेंड ऑप्शन होता है, इन दिस जोन एयर ट्रेंड टू डिसेंड। एयर डिसेंड होती है, एयर नीचे की तरफ आती है। ओहो स्टूडेंट, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं अगर ग्लोब का हम एनालिसिस करें कि जो इक्वेटेरियल एरियाज होते हैं, इक्वेटर के पास एरियाज, हमारा जो टोरड जोन भी कहलाता है, गर्म होता है। तो जब जमीन गर्म होती है तो इसका मतलब ये वहां पर जो एसोसिएटेड जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है। जो गर्म हवा कभी भी डिसेंड नहीं होती है, वो हमेशा असेंड ही होती है। तो ऑप्शन 2 जो है ये करेक्ट नहीं है, एयर डिसेंड नहीं होती है। देन थर्ड ऑप्शन आ जाती है, इन जुलाई इट लोकेटेड अराउंड 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। मींस के ट्रॉपिकल जो कन्वर्जेंस जोन है ये शिफ्ट होता है। तो ये बात ठीक की जा रही है कि ये शिफ्ट होता है। वो शिफ्ट होने की वजह जो अर्थ की रेवोल्यूशन है वो है कि अर्थ की जो डायरेक्ट सन की जो डायरेक्ट लाइट है वो थ्रू आउट द ग्लोब की बात करें तो इक्वेटोरियल एरिया में तो होती है, लेकिन वो स्लाइटली शिफ्ट भी होती है। तो जो शिफ्टिंग होती है, उसका जो थर्मल इक्वेटर शिफ्ट होता है, उसकी वजह से ये जो प्रेशर बेड्स भी शिफ्ट हो जाती हैं। तो ये बात ठीक है कि जुलाई में ये 20 टू 25 डिग्री नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती हैं। तो इसको अगर हम डायग्राम में भी देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि शिफ्टिंग ऑफ दैट अप्रैल में इनकी जो शिफ्टिंग है, जुलाई में देखें टुवर्ड्स नॉर्थ मूव कर गई है। ये हमारे येलो पट्टी बेसिकली इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को शो कर रही है। तो डिफरेंट थ्रू आउट द ईयर डिफरेंट मंथ्स में हमने इसको शो ऑफ किया हुआ है। तो जुलाई में अगर आप देखें ये मूव किया है, दिस ये जुलाई में, तो जुलाई में ये मूव किया है टुवर्ड्स अनदर हेमिस्फीयर में, विच इज अप्रोक्सीमेट 20 टू 25 डिग्री नॉर्थ। तो ऑप्शन 3 भी करेक्ट होगा। ऑप्शन 3 भी करेक्ट है, ऑप्शन 1 भी करेक्ट है, बट ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। तो अब हम अपने चॉइस की तरफ आते हैं। ओनली वन ऑप्शन, नो, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली। जी स्टूडेंट, 1 एंड 3 ऑप्शन हमारी करेक्ट है, जबकि सेकंड ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू से मूव करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट। आपने ये बताना में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। ओके, जेट स्ट्रीम अकर इन अदर हेमिस्फीयर। जेट स्ट्रीम स्टूडेंट आपको लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, हमारा जो मेरा लेक्चर है उसमें, कि जेट स्ट्रीम अपर एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन में आती है। तो ये क्या नदर हेमिस्फीयर में ओनली होती है? नो नो, नदर हेमिस्फीयर में नहीं, बल्कि बोथ हेमिस्फीयर में होती है। तो जी सुनिए, देखिए हमारा ग्लोब पर मैंने शो करने की कोशिश किया है कि ये हमारा रीजन आता है जेट स्ट्रीम का, जो पोलर जेट स्ट्रीम है एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, जो कि बोथ हेमिस्फीयर में लाइक कर रही है जेट स्ट्रीम्स। तो ये तो रॉन्ग है, ये नहीं है करेक्ट। करेक्ट, ओनली सम साइक्लोन डेवलप एन आई। कुछ साइक्लोन है जो इनमें आई होता है। स्टूडेंट अगर हम साइक्लोन को देखते हैं तो साइक्लोन के डिफरेंट हमने पढ़े हुए हैं, डिफरेंट उसके हिस्से होते हैं, आई होता है, फ्रंट होता है, बैक साइड होती है। तो कुछ साइक्लोन के जो है वो आई डेवलप होती है, जैसे ही है जो वेल डेवलप साइक्लोन होते हैं उनमें बिल्कुल आई बनती है, और उसका बहुत रोल होता है साइक्लोन की थ्रू जो पाथ होता है जिन एरिया में हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि सभी साइक्लोन की आई हो। तो ये ऑप्शन तो है ठीक। थर्ड ऑप्शन है, टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ द साइक्लोन इज नीयर 10 सेंटीग्रेड लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग। स्टूडेंट हम जानते हैं कि साइक्लोन क्या होते हैं। साइक्लोन बेसिकली लो प्रेशर एरियाज होते हैं। तो लो प्रेशर एरिया जो है हमारे पास, वो ऐसे एरियाज होते हैं जहां मतलब एयर जो होती है बेसिकली वो वहां से सराउंडिंग एरिया से टुवर्ड्स सेंट्रल लो एरिया की तरफ आती है। तो जब एयर वहां पर आती है तो वो क्या करती है कि वहां पर एयर एयर का सब्सिडेंस होती है, एयर सबसाइड करती है, नीचे की तरफ आती है। ठीक है, तो जब एयर नीचे की तरफ आती है तो वो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो उसको इंक्रीज करती है। तो इसलिए इसका जो टेम्परेचर है ये लेसर नहीं होना चाहिए था, कम नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन जो 3 है ये करेक्ट नहीं है। तो अगर हम देखें हमारे पास कौन सी ऑप्शन बच रही है, ओनली 2। तो 2 ऑप्शन जो है दैट सम साइक्लोन डेवलप एंड आई, तो ये ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बाकी जो 1 एंड 3 इज रॉन्ग ऑप्शन है हमारे पास। जी देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे डायग्राम में जिस तरह से एयर हमारे पास सबसाइडिंग आ रही हो रही है, तो आई जो है वो जरूर होती है, लेकिन सब साइक्लोन में आई जो है वो डेवलप नहीं होती है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ
ITCZ। तो स्टूडेंट्स, इंट्रा ट्रॉपिक कंजर्वेशन जोन, इंटर ट्रॉपिक कन्वर्जेंस जोन, इंटरनेशनल ट्रेड कम्युनिकेशन जोन, नन ऑफ दिस। स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कन्वर्जेंस 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 हम कितनी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेड विंड्स इन बोथ हेमिस्फीयर में कन्वर्ज होती हैं, कन्वर्ज 10 डिग्री नॉर्थ टू साउथ एरिया और बेल्ट में हो रही होती हैं। तो इट मींस ये ट्रॉपिक से मूवमेंट होती है टुवर्ड्स इक्वेटर, इसलिए इसको इंटर ट्रॉपिकल वर्ड यूज किया जाता है, जो कि ये कन्वर्ज हो रही होती है, कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, a low pressure zone is located between trade winds and westerlies belt, between westerlies and polar winds belt, and near by the poles, near the equator। तो स्टूडेंट्स, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बेसिकली हाई सब ट्रॉपिकल से लो प्रेशर जो एरियाज हैं इक्वेटोरियल, वहां पर आती हैं ये ट्रेड विंड्स, तो कन्वर्ज होती हैं। तो चूंकि इक्वेटर के करीब होता है ये प्रोसेस सारा का सारा, 10 डिग्री नॉर्थ तो 10 डिग्री साउथ, तो इसका मतलब हुआ कि इन ऑप्शंस की हम बात करें तो ये हमारे पास आती है बिटवीन ट्रेड विंड्स एंड वेस्ट। नो, ऐसा नहीं है, ये बिटवीन ट्रेड विंड्स ही होती हैं, बिटवीन वेस्टर्लीज एंड पोलर ये भी गलत हो गया। नियर द पोल्स पॉसिबल ही नहीं है, हाँ, नियर द इक्वेटर। तो स्टूडेंट ऑप्शन डी हमारे पास आंसर आता है, नियर द इक्वेटर। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन लाइज नियर द इक्वेटर। अगर हम इसकी एग्जैक्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखते हैं तो 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ इसका जोन बचता है। ठीक होगा स्टूडेंट। ऑब्वियसली ये शिफ्टिंग होती है डिफरेंट मंथ्स में जाके, जैसे हमने लास्ट एमसीक्यूज किया कि जुलाई में जो हमारे पास कन्वर्जेंस जोन है ये मूव कर जाता है टुवर्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 20 to 25 डिग्री नॉर्थ। ठीक होगा स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हाट हैपेंस एज वी गो अप द माउंटेन्स। हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे साथ? जी, तो बताना आपने ये है जी, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है क्या वहां पर जाके, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है बट प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, या बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है? स्टूडेंट्स, ये हमने लेक्चर एक आपको दिया हुआ है, हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है, कंप्लीट लेक्चर है अबाउट एटमॉस्फेयर का, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है हमारे पास, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें लेयर स्ट्रक्चर की, तो हमने एटमॉस्फेयर को डिफरेंट स्ट्रक्चर लेयर स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया हुआ है ऑन द बेसिस। अगर हम हीट की बात करें, थर्मल हीटिंग की बात करें, तो हमने इसको ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, देन मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर में इसको डिवाइड किया गया। तो अगर हम जस्ट बात करें ट्रोपोस्फियर ही की, तो ट्रोपोस्फियर में जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है टुवर्ड्स हाइट। हम अगर मूव करते हैं आल्टीट्यूड की तरफ, यानी बुलंदी तरफ मूव करते हैं, पहाड़ी इलाकों की तरफ मूव करते हैं जो कि समंदर के साथ काफी ऊंचाई पर होते हैं, तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज होना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर में जो आती है वैल्यूज, तो प्रेशर बेसिकली हमारे पास एयर मालिक्यूल्स का वेट होता है, और ये एयर मालिक्यूल जो है नियर द सर्फेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे हम सर्फेस से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे इन एयर मालिक्यूल्स की तादाद कम हो जाती है। तो जब तादाद कम होती है तो इसका मतलब यह है कि उनका जो वेट है वो भी कम होगा, और वेट कम होने से वो फोर्स भी कम हो जाएगी। तो माउंटेन्स की तरफ जाते हुए एयर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। तो जब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स माउंटेन्स एरिया में तो एयर प्रेशर भी डिक्रीज करता है। तो अब हम ऑप्शन का देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज, नो, प्रेशर इंक्रीज, नो, टेम्परेचर इंक्रीज, नो, बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर डिक्रीज। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, टेम्परेचर एंड प्रेशर इज डिक्रीजेस। तो नेक्स्ट हम इसकी तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हम, व्हाट इज द नॉर्मल एयर प्रेशर एट सी लेवल। तो नॉर्मल एयर प्रेशर एट सी लेवल क्या है? हमने जो फर्स्ट एमसीक्यूज किया था मिली बार में, तो वहां हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा एयर प्रेशर है वो नॉर्मली जो है सी लेवल पे लिया जाता है, 1 एटमॉस्फेयर लिया जाता है, या उसको हम 29.92 इंच ऑफ मरकरी ले लेते हैं, या उसको 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच ले लेते हैं, या हम उसको 1013.25 मिली बार ले लेते हैं। तो स्टूडेंट यह हमारे पास जो आंसर आ रहा है विच इज कॉल्ड 1013.25 मिली बार। तो ये स्टैंडर्ड एयर प्रेशर एट सी लेवल है। तो जैसे ओब्वियसली हम टुवर्ड्स हाइट मूव करेंगे ये डिक्रीज ही करेगा। ठीक होगा स्टूडेंट। हम बात कर चुके हैं द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द एयर प्रेशर इज कॉल्ड अ बैरोमीटर, एंड बैरोमीटर हम मर्की बैरोमीटर भी कहते हैं उसको, एंड्रॉइड बैरोमीटर भी यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट मूव करते हैं। जी जी, द हाईएस्ट प्रेशर एवर रीच ऑन द अर्थ, कितना मैक्सिमम सरफेस के ऊपर टेम्परेचर अभी तक मेजर किया गया हुआ है? तो हाईएस्ट प्रेशर जो स्टूडेंट मेजर किया गया जो अर्थ सरफेस के ऊपर, विच इज 1083 मिली बार। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, चूंकि ये
नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है तो इसको आपने ऐसे ही याद रखना है, 1083.8 मिली बार। और ये स्टूडेंट्स 1968 में मेजर किया गया हुआ है। और आप हैरान होंगे ये कहाँ मेजर होगा, ये साइबेरिया, स्पेसिफिकली सेंट्रल साइबेरिया में मेजर किया गया है। दोबारा सुन लें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हाईएस्ट एवर टेम्परेचर प्रेशर रिकॉर्ड किया गया हुआ है और 1968 में सेंट्रल साइबेरिया में इसको रिकॉर्ड किया गया। तो नेक्स्ट एमसीक्यू इज स्टूडेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड आर नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड किन को कहा जाता है? 75 to 90 degree north south, 25 35 degree north south, 45 to 60 degree north south, R0 to 25 degree एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हॉर्स लैटिट्यूड बेसिकली वेस्टर्लीज यानी वेस्टर्न जो विंड्स हैं उसकी स्पेशलिटी है। जैसे डोल्टम्स हमने ट्रेड विंड्स की सिग्निफिकेंस में पढ़ा है, इसी तरह जो हॉर्स लैटिट्यूड है ये वेस्टर्न विंड या वेस्टर्लीज की सिग्निफिकेंस में आता है। तो स्टूडेंट्स आपको तो पता ही है कि जो वेस्टर्न विंड्स हैं वो बेसिकली सब ट्रॉपिकल हाई टू सब और लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव करती हैं। तो अगर हम इन्हीं रीजन को लैटिट्यूड पे देखते हैं तो ये हमारे पास रीजन बचता है 25 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो स्टूडेंट डायग्राम में भी आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारे पास जो हॉर्स लैटिट्यूड है वो 25 to 35 डिग्री नॉर्थ साउथ में। ये क्यों कहलाते हैं, ये क्या सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिट्यूड की? स्टूडेंट एक स्टोरी मशहूर है इस लैटिट्यूड, बेसिकली यहाँ पर एयर जो है वो असेंड होती है, तो दैट इज वाई यहाँ पर भी वही सिचुएशन आ जाती है जो कि डोल्ड्रम्स में आ जाती है, काम कंडीशन आ जाती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होती है। तो एक स्टोरी इसमें मशहूर है, वो ये है कि इन एरियाज में जब शिप जो थे वो मूव कर रहे थे तो उन्होंने अपना जो सामान है, चूंकि हवा नहीं चल रही तो एयर ने, विंड ने तो इनको हेल्प नहीं किया मूवमेंट करने के लिए, तो उन्होंने कुछ अपना जो लोड था शिप के ऊपर उसको कम किया, या कह सकते हैं घोड़ों को गिराया उन समुंदर में, ताकि वो लाइट वेट हो सके और वो मूवमेंट करवाया जा सके। तो इस वजह से इसको फिर हॉर्स लैटिट्यूड का नाम दे दिया गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये हमारा लास्ट एमसीक्यू था। तो होपफुली आज का जो लेक्चर है आपको वेल इक्विप्ड हो गया होगा। कोशिश की है मैंने इन एमसीक्यूज की मदद से आपको टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।